हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 12 साउंड के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। और इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है मतलब चैप्टर के बीच में जो होते हैं, चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन तो हमारा ऑलरेडी कवर्ड ही है सारा का सारा। आप लोग जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं उसके आगे लर्नर बी या लर्नर बी एक्स्ट्रा लिख देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर सारे देख रहे हैं। तो इंटेक्स्ट जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 162 पर देखते हैं। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर। मतलब जो आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हमें ये पता है कि साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने साउंड तो प्रोड्यूस कर दी, बट वो साउंड आपके कानों तक कैसे पहुंचती है। तो देखो इसका आंसर है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट necessitate the सराउंडिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। मतलब जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है ना, तो इसकी एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ आसपास के जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स हैं ना वो भी वाइब्रेट होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तो उसके आसपास बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो भी वाइब्रेट होते हैं। द पार्टिकल्स दैट आर एडजेसेंट टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू वाइब्रेट। ठीक है, हेंस द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल टिल इट रीच योर ईयर। तो मतलब सपोज करो कि आपका कान ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका कान है, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर इसने अपने पड़ोस वाले पार्टिकल्स में वाइब्रेशन करी, तभी तो साउंड का सोर्स जितना ज़्यादा दूर होता है हमें आवाज़ धीमी आती है, क्योंकि साउंड कैसे ट्रैवल करती है, साउंड पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशन से ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है पेज नंबर 163 पर, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। आपके स्कूल की जो घंटी होती है उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो व्हेन द स्कूल बेल इज हिट विद अ हैमर, उसको हथौड़े से जब हिट किया जाता है या फिर किसी डंडी से, इट मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वो आगे ऐसे करके आगे और पीछे, मतलब इस तरीके से उसमें मूवमेंट होता है। प्रोड्यूसिंग कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ड्यू टू वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशंस की वजह से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, दिस इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल। तो स्कूल बेल जो होती है उसमें कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है, ऐसे ही वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करके साउंड को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है। तो आंसर है इसका, साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट टू इंटरेक्ट विद पार्टिकल प्रेजेंट इन इट। तो देखो कोई भी वेव जिसको एक मीडियम चाहिए होता है और वो दूसरों से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। देयरफॉर साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, क्योंकि इनको एक मीडियम चाहिए। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते, बिना हवा के या बिना किसी चीज़ के ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। साउंड वेव को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और ट्रैवल करते हुए साउंड वेव दूसरे पार्टिकल से इंटरैक्ट भी करती है, इसलिए इसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। नेक्स्ट है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन मून। आप और आपका दोस्त मून में है, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। तो नहीं, अगर आप दोनों मून पे हैं तो आप लोग कोई भी आवाज़ मून पर नहीं सुन पाएंगे एक दूसरे की, क्योंकि साउंड पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और जो साउंड होती है मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और हमारी जो साउंड होती है उसको तो भाई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, बट मून पर तो साउंड को कोई मीडियम मिलता ही नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून एंड सिंस साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, आई विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय माई फ्रेंड। क्योंकि मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए साउंड को, और वहाँ पे वैक्यूम है, मतलब हवा है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं मून पे, इसलिए वहाँ पे आप आवाज़ नहीं सुन सकते। पेज 166 के हैं कि विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस एंड पिच। तो लाउडनेस की क्या प्रॉपर्टी होती है और पिच की क्या। तो देखो इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो प्रॉपर्टी होती है लाउडनेस की। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा किसी भी साउंड का, उसकी लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, ये आप लोगों को याद रखना है। मोर एम्पलीट्यूड लीड्स टू मोर लाउडनेस। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द पिच ऑफ अ साउंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। तो पिच जो होती है साउंड की और उसकी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होती है। अगर पिच ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, मतलब अगर पिच ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो पिच और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड हैं आपस में, और एम्पलीट्यूड और लाउडनेस रिलेटेड है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चे इस तरीके की चीज़ों कौन किससे रिलेट करती है बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो टीचर्स को तो हमें कंफ्यूज करना होता है ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लाउडनेस किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड से, और पिच किससे रिलेटेड है, पिच रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट है, गेस विच साउंड इज हायर पिच
किसकी जो साउंड की हायर पिच होगी, गिटार की या फिर कार के हॉर्न की, मतलब पीपी साउंड जो होती है उसकी पिच ज़्यादा होगी या फिर गिटार की। पिच ऑफ अ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस फ्रीक्वेंसी, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, इसलिए गिटार हैज़ हायर पिच व्हेन कंपेयर टू कार हॉर्न। तो इसकी कार हॉर्न की पिच कम होगी, मगर कार का जो हॉर्न होगा ना उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। गिटार की क्या होगी, गिटार की पिच आपस याद रख लो कि जो गिटार होती है ना उसकी पिच काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि पिच डिपेंड करती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए गिटार की पिच ज़्यादा होगी। व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, तो इन सब का हमें मीनिंग बताना है। तो वेवलेंथ क्या होती है साउंड वेव की? वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन और टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच की जो ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसको कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और इस तरीके से लैम्डा का सिंबल से हम लोग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं एक सेकेंड में, वो होती है फ्रीक्वेंसी। एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ ट्रफ और क्रेस्ट ऑफ अ साउंड वेव। तो ट्रफ और क्रेस्ट में कितनी ज़्यादा हाइट रीच कर रही है एक साउंड वेव, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड होगा। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट साइकिल ऑफ साउंड वेव, मतलब एक कंप्लीट साइकिल साउंड वेव की कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रही है, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट है हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू ईच अदर। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की वो कैसे रिलेटेड है? तो देखो वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड इस तरीके से। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड का सिंबल हम लोग v मानते हैं, वेवलेंथ का सिंबल हम लैम्डा मानते हैं, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम लोग ऐसे करके लेकर के चलते हैं, ऐसे करके टेढ़ा सा भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड क्या होती है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन होती है स्पीड। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज दिस। तो नॉर्मल सा है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दे रखी है साउंड वेव की 220 हर्ट्ज, और हम लोगों को स्पीड दे रखी है साउंड की कितनी? 440 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को क्या निकालनी है? वेवलेंथ निकालनी है। तो हम लोगों को स्पीड दे रखी है कितनी? 440, वेवलेंथ हमें निकालनी है, और हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दे रखी है 220 हर्ट्ज, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? देखो वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लिकेशन है 220, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 11 2 ज़ा 22, यानी कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ हो जाएगी 2 मीटर। इस तरीके से नॉर्मल सा हम लोगों को क्या करनी है? कैलकुलेशन। स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, और हम लोगों को वेवलेंथ निकालना था, तो 440/220, और आंसर आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है। वेवलेंथ हो जाएगी 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज। एक पर्सन जो है वो किसी टोन को, कोई म्यूजिक सुन रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 440 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। सपोज करो साउंड का सोर्स ये है, यहाँ से साउंड आ रही है और वो 440 मीटर के डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, और साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है वो 500 हर्ट्ज की है। व्हाट इज द टाइम ट्रेवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। तो टाइम ट्रेवल कितना होगा बिटवीन दो कंप्रेशंस के बीच में? तो टाइम ट्रेवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो भाई देखो टाइम इंटरवल क्या होगा? टाइम इंटरवल हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में हमारे लगेगा कि टाइम ट्रेवल कितना होगा या फिर टाइम पीरियड कितना होगा? 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोगों को क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है ये 500, तो हमें 440 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, 500, और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.002 सेकंड आ जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू 1/f। देखो ये फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी होता है। अब आप लोगों से यहाँ पे यही तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। टाइम इंटरवल कितना होगा सक्सेसिव कंप्रेशन का? 1/f होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? हम लोगों को 500 गिवन है, तो टाइम पीरियड इसकी हेल्प से हम लोगों ने निकाल लिया 0.002 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। तो आंसर है इसका, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया एवरी सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। लाउडनेस इज डिफाइंड बाय एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस क्या होती है, जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। और अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एरिया, एक एरिया में से जितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है एक सेकेंड में, उसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं उस साउंड वेव की। अब नेक्स्ट पेज है, इस पे देख लेते हैं, इन विच ऑफ 3 मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर एक ही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो हवा, पानी या फिर सॉलिड, किस में से जो है ज़्यादा तेज़ी से साउंड ट्रैवल करेगी। तो साउंड ट्रैवल फास्टर देन सॉलिड। तो साउंड जो है ना वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती हैं व्हेन कंपेयर टू अदर मीडियम। देयरफॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन आयरन एंड स्लोएस्ट इन गैस। तो हवा में साउंड इतनी तेज़ी से ट्रैवल नहीं करती है जितनी तेज़ी से वो एक सॉलिड में, जैसे कि आयरन के बॉक्स में से साउंड ज़्यादा तेज़ी से अच्छे से ट्रैवल कर पाएगी। नेक्स्ट है, एन एको इज हर्ड इन 3 सेकेंड। एको की आवाज़ आ रही है 3 सेकेंड में। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन द स्पीड इज़ दिस। तो स्पीड हम लोगों को दे रखी है 342 मीटर पर सेकेंड की, और एको कितने देर के लिए आ रही है, 3 सेकेंड के लिए आ रही है। हम लोगों को बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये देखो हमें एक चीज़ ये पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, स्पीड हम लोगों को दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड 342, टाइम दे रखा है 3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 10, 1026 मीटर। तो डिस्टेंस कितना लगेगा उस स्पीड को, सॉरी उस साउंड को ट्रैवल कर, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो साउंड ट्रैवल करेगी 1026 मीटर का डिस्टेंस। तो इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम साउंड मस्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस विच इज़ ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सोर्स। मतलब यहाँ से गई और जा कर के वापस आई, तो यानी कि इस जो ये सरफेस है ना वो दुगना हो जाएगा। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। तो मतलब यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ वापस आई, तो वापस आने वाला जो डिस्टेंस होगा वो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो 1026 को जब आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 513 मीटर, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, एन एको इज हर्ड इन 3 सेकेंड। एको की आवाज़ आई है 3 सेकेंड में। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब यहाँ से यहाँ तक चले जाने में और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, ये डिस्टेंस हम लोगों ने ये निकाल लिया। बट हमें तो सिर्फ ये वाला वापस आने वाला डिस्टेंस पूछा है, तो जो हमने निकाला था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 513 मीटर। नेक्स्ट है, व्हाट आर सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल, वाई आर सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल जो है वो कर्व होती हैं। तो जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं उनकी जो सीलिंग होती है वो कर्व क्यों होती हैं। तो सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल आर कर्व टू यूनिफॉर्मली स्प्रेड साउंड इन ऑल डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल। तो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे करके ऐसे करके जाएगी, है ना, और वो ऐसे वापस भी आएगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होगी, अगर सीधी होगी ना सीलिंग तो एक पर्टिकुलर एरिया में आवाज़ आएगी, बट कर्व सीलिंग की वजह से क्या होता है कि हर एरिया में साउंड की आवाज़ ईजिली, मतलब साउंड पहुंच जाती है। व्हाट इज़ एन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज क्या होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये तो हम 8th क्लास में भी पढ़ा था ना कि जो हमारे ह्यूमन ईयर होता है इसकी सुनने की क्षमता कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है वो इंसानों को सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड होती है, इंफ्रा कहते हैं इसको, इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज, और अल्ट्रासाउंड जो होती है उससे ऊपर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। नेक्स्ट है देखो, अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्स। एक सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन ऐसी शिप्स होते हैं जो कि पानी के नीचे रहते हैं। तो पानी के नीचे रहने वाले शिप्स को हम लोग सबमरीन कहते हैं। उसमें से सोनार पल्स निकलती है विच रिटर्न्स फ्रॉम अंडर वाटर क्लिफ इन 1.02 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय सोनार पल्स टू रिटर्न, तो सोनार पल्स को वापस रिटर्न होकर के आने में 1.02 सेकेंड लग रहे हैं। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर इज़ दिस, स्पीड ऑफ साउंड जो है सॉल्ट वाटर में वो 1531 है। हाउ फार अवे इज़ द क्लिफ, तो क्लिफ जो है वो कितनी दूर होगी, क्लिफ मतलब आप समझ सकते हो कोई पहाड़ टाइप का है। तो सिंपल सा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन
सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो उसको हमसे पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस लगेगा, मतलब कितनी दूरी पर होगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो जितनी भी स्पीड है और जितना भी टाइम उसको लग रहा है उसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस निकल के आता है ना वो यहाँ से जाने का और जा कर के वापस आने का टोटल डिस्टेंस आता है, बट हमें तो सिर्फ वापस आने का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ वापस आने का ही डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो स्पीड डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम टेकन होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो हम लोगों ने 1531 को 1.02 से मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम सबमरीन, सबमरीन से जो डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये हम लोगों के इन टेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए सारे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के जो सोल्यूशंस हैं ना चैप्टर की वो कर लेंगे। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।